यानी अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो फिजिकल मेमोरी में जा रही कि नहीं जा रही? क्योंकि सेगमेंटेशन की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? आपके लॉजिकल एड्रेस पे और फिजिकल एड्रेस पे। तो फिगर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, हम लोग फिगर में देखते हैं। एक सीपीयू बना हुआ है, सीपीयू की वैल्यू किस में जा रही है? लॉजिकल एड्रेस, और एक ऊपर सेगमेंट टेबल बनी हुई है। आप सभी लोग जानते हो कि सेगमेंट टेबल दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट होती है। पहला होता है उसका बेस और दूसरा होती है उसकी लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, हमें लॉजिकल एड्रेस की कोई वैल्यू फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर करनी है, तो सबसे पहले हम सेगमेंट टेबल से ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू को हम ट्रांसफर कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस में, वो वैल्यू वैलिड है या इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेस 2 की वैल्यू ली, जो सेगमेंट टेबल में आपको टेबल दिख रही है 0 1 2 3, तो यहाँ पे 2 बना हुआ है। बेस 2 की वैल्यू लॉजिकल एड्रेस से ली, यहाँ पे भी उतनी टेबल बनी होगी। अब अगर बेस 2 की वैल्यू ऑफसेट से कम है, ऑफसेट क्या है? ऑफसेट चेक करता है लिमिट। अगर बेस 2 की वैल्यू लिमिट से कम है, दैट मीन्स वो वैलिड है। अगर वो लिमिट से ज्यादा है तो वो इनवैलिड है। तो जैसे ही वैल्यू ऑफसेट में जाएगी, ऑफसेट में क्या चेक होगा? लिमिट। अगर उसकी वैल्यू लिमिट से, जो लिमिट दी गई है, बाय चांस लिमिट दी गई है 5, बेस 2 की हम वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं 6 और लिमिट है 5, तो 6 5 से बड़ा है, दैट मीन्स वो वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर बेस 2 की वैल्यू हमारी 4 है और लिमिट हमारी 5 है, दैट मीन्स वो लिमिट के अंदर आ रहा है, तो वो वैलिड हुआ। तो वैलिड के केस में हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और क्या ऐड करेगा? बेस 2 की वैल्यू में, यानी सेगमेंट टेबल का जो वैल्यू है लॉजिकल एड्रेस से पास हो रही है, लिमिट चेक करने के बाद वो लिमिट वैलिड है तो वो प्लस हो जाएगी और हमारे सेगमेंट टेबल 2 में ऐड हो जाएगी, जिसको हम लोग फिजिकल एड्रेस में ऐड करना होता है। अगर वो इनवैलिड होगी तो वो प्रोसेस नो हो जाएगा, वो इनवैलिड एड्रेस डिक्लेयर करेगा और हमारा जो प्रोसेस वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये फिगर समझ में आया? सेक्शन ही, किसी को इस फिगर में डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन। एडवांटेजेस क्या है? नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसमें कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। एवरेज सेगमेंट साइज इज लार्जर देन द एक्चुअल पेज साइज, यानी सेगमेंटेशन का जो एवरेज साइज होता है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल पेज साइज से बड़ा होता है। लेस ओवरहेड होता है। इट इज इजियर टू रीलोकेट सेगमेंट देन एंटायर एड्रेस स्पेस, यानी पूरे एड्रेस स्पेस की हेल्प से हम सेगमेंट को दोबारा से स्टेप आउट कर सकते हैं। लास्ट, द सेगमेंट टेबल इज ऑफ लेसर साइज एज कंपेयर टू द पेज टेबल इन पेजिंग। पेजिंग की पेज टेबल की बात करें तो सेगमेंटेशन या सेगमेंट टेबल का साइज थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू पेज टेबल। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन हैव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में भी हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू एलोकेट कॉन्टिजियस मेमोरी टू वेरिएबल साइज पार्टीशन, यानी यहाँ पे कॉन्टिजियस मेमोरी वेरिएबल साइज का पार्टीशन करना डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है। यानी कॉन्टिजियस मेमोरी क्या करती है? कॉन्टिजियस मेमोरी ये काम करती है कि सबसे पहले वो ये चेक करती है कि उसके ब्लॉक ऑफ मेमोरी में किस अमाउंट ऑफ डेटा की वैल्यू कम है, यानी जिसकी वैल्यू कम होगी सबसे पहले प्रायोरिटी हम उसको देंगे। तो यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड कॉस्टली मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम, यानी ये मेमोरी एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज में नया अपडेट करते हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा हो सकता है। सो क्लास सेक्शन ई, सेगमेंटेशन, पेजिंग, कॉन्टिजियस मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, जो पेपर्स में पूछे जरूर जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सर कंटिन्यूअस मेमोरी एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का काम क्या होता है कि ये प्रायोरिटी बेस्ड काम करती है, यानी आपके हार्ड डिस्क पे अगर आपके डेटा को ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे पहले जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी डिवाइडेड है हार्ड डिस्क में, ये चेक करते हैं कि किसमें स्पेस है। अगर किसी में स्पेस थोड़ा बचा हुआ तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम उस ब्लॉक में एंटर कर दें।
जिससे पहला ब्लॉक हमारा बिल्कुल फुल हो जाए। जब पहला ब्लॉक फुल हो जाएगा तो हम लोग दूसरे ब्लॉक में उस प्रोसेस को ट्रांसफर करेंगे, यानी प्रायोरिटी दूसरी देंगे। जब तक किसी भी ब्लॉक में डेटा अगर कम होगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग उसको देते, ताकि ये हमारा ब्लॉक फिल होके रेस्ट ऑफ अमाउंट में चला जाए। ओके, यस सर। चलो नेक्स्ट Yes, स्टार्ट sir. करते हैं हम लोग पार्ट 4। बेटा वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सर जो मेमोरी कुछ टाइम के लिए एलोकेट करती है कोई भी डेटा को या एड्रेस को। अच्छा, सर रन टाइम पे जो मिलती है। ठीक है। और बताते हो, इतने लोग जुड़े हो, बताओ और क्या क्या होगा? सर जो आइडियल हो, परमानेंट नहीं हो। आइडियल परमानेंट नहीं हो, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट बेसिस पे हो। यस सर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी वर्क कैसे कर रही है, फिर समझ जाएंगे कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। पहले हम लोग इसका फिगर देखेंगे, फिर हम समझ जाएंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या हो रही है और कैसे काम करती है। फिगर दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो आपके सामने एक सेकेंडरी मेमोरी बनी हुई है जिसमें दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, P1 और P2, और दोनों प्रोसेस में 4 KB की मेमोरी एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी 4 KB एक में, 4 KB एक में। ठीक है, सीपीयू ने बेस एड्रेस जो P1 और P2 का डिफाइन किया है, वो P1 की वैल्यू है 5 और P2 की वैल्यू है 7। ठीक, अब अगर हम P1 और P2 के फिगर पे आते हैं, पेज टेबल ऑफ P1 एंड पेज टेबल ऑफ P2, तो P1 क्या कर रहा है भाई, P1 की क्या 4 KB की वैल्यू है, तो यहाँ पे 4 KB की फ्रेम्स असाइन कर दिए गए हैं और ये प्रोसेस हो रहा है। P2 भी 4 KB का है, तो यहाँ पे भी 4 KB का वैल्यू असाइन कर दी गई है और ये प्रोसेस हो रहा है। तो 4 + 4 यानी 8 KB, यानी टोटल प्रोसेस 8 KB का हो रहा है। तो यहाँ मेन मेमोरी में हमारा जो फ्रेम्स बनेंगे, ये 8 फ्रेम्स बनेंगे, क्योंकि ये आप 4 KB बोल सकते हो या 4 पेजेस बोल सकते हो। अगर आप पेजेस बोलोगे तो यहाँ पे मेन मेमोरी में 8 फ्रेम्स बनेंगे, क्योंकि 1 पेज इक्वल्स टू 1 फ्रेम, दैट मीन्स 8 पेजेस इक्वल्स टू 8 फ्रेम्स। तो यहाँ पे टोटल मिलके कितना बन रहा है, 8 फ्रेम्स, 8 पेजेस हैं, तो मेन मेमोरी में हमने 8 पेजेस असाइन कर दिए। अब यहाँ पे जो 0, 1 पहला पार्ट है, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, जो 5th और 7th पार्ट है, ये हो गया सीपीयू का बेस एड्रेस, क्योंकि सीपीयू ने P1 को 5th पोजीशन पे बेस एड्रेस डिफाइन किया है और P2 को 7th पोजीशन पे बेस एड्रेस डिफाइन किया है। तो 5th और 6th 7th हो गया आपका बेस एड्रेस। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, ये क्या जा रहा है आपका, पेज टेबल जा रहा है, यानी 2, 3, 4 और 6, ये चारों पार्ट क्या फिल होंगे, ये चारों पार्ट आपकी 8 फ्रेम्स में आएंगे, यानी यहाँ पे 2 पार्ट, सेकेंड फ्रेम्स पे 2 पार्ट, थर्ड फ्रेम्स पे 2 पार्ट, फोर्थ फ्रेम्स पे 2 पार्ट और 6th फ्रेम पे 2 पार्ट्स। ठीक, यानी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को सेट करते हैं। इज दैट क्लियर? सर पेज टेबल बेस जो है वो 5th और 7th जरूरी है। ये सीपीयू ने असाइन किया ना। अगर आप सपोज आपने क्या करा, P1 की वैल्यू रख दी 7, सॉरी P1 की वैल्यू हो गई 8 और P2 की भी 8 हो गई, 8 + 8 कितना, 16 हुआ, तो 16 पेजेस इक्वल टू 16 फ्रेम्स। तो मेन मेमोरी में जो वैल्यू आएगी वो 0 से 15 के बीच में आएगी। अब सीपीयू सपोज 12 को P1 को 12 असाइन कर दिया और P2 को 14 असाइन कर दिया, तो ये तो सीपीयू के ऊपर है ना कि कितना वो असाइन कर रहा है, या आपके ऊपर है, या आप कितनी वैल्यू लेके चलो सीपीयू। जैसा पेज टेबल में वैल्यू आएगी P1 P2 में, उसी हिसाब से फ्रेम्स सेट होंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, वर्चुअल मेमोरी पे। ये तो था इसका फिगर का एग्जांपल कि काम कैसे करती है। आप समझते हैं कि होती क्या है। मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। क्या लिखा हुआ, वर्चुअल मेमोरी इज अ स्टोरेज स्कीम दैट प्रोवाइड्स यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग अ वेरी बिग मेमोरी, वेरी बिग मेन मेमोरी।
यानी वर्चुअल मेमोरी वो स्टोरेज स्कीम होती है जो प्रोवाइड करती है यूजर को बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज द मेन मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है जो एज अ हम लोग मेन मेमोरी में ट्रीट करते हैं। इन दिस स्कीम user can hold the bigger size process than the available main memory by having the illusion, यानी यूजर इस स्कीम के तहत यूजर बड़े से बड़े साइज के प्रोसेस को अवेलेबल कहाँ कराता है, मेन मेमोरी के प्रोसेस में, जब तक वो लोड कर रहा है प्रोसेस को या जब तक उसका प्रोसेस लोड पोजीशन में। Instead of loading one big process in the main memory, the operating system load the different parts of more than one process in the main memory. यानी इस लोडिंग के प्रोसेस में मेन मेमोरी का काम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक उस प्रोसेस को लोड करता है तो वो बड़े से बड़े प्रोसेस को एक मेन मेमोरी में आसान कर देता है, जिससे हमारा ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट ना हो या ज्यादा वर्क ऑफ मेमोरी हमारी ना जाए। By doing this, degree of multi-programming will be increased and therefore the CPU utilization will be increased. क्यों? क्योंकि जब आप बड़े से बड़े प्रोसेस को एक छोटे से पार्ट में असाइन कर दोगे जिससे हमारा मेमोरी का ज्यादा स्पेस न जाए, तो उस प्रोसेस से हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो रहा है, एक बार में मल्टीपल टास्क भी ऑपरेट कर रहे हैं और जिससे हमारी सीपीयू की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है और हमारा जो मेन मेमोरी है वो अदर प्रोसेस के लिए भी अवेलेबल है। अब हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स, वर्चुअल मेमोरी वर्क्स कैसे करती है, काम कैसे करती है। इन मॉडर्न वर्ल्ड वर्चुअल मेमोरी हैज बिकम क्वाइट कॉमन दीज डेज। आज के समय पे वर्चुअल मेमोरी ज्यादा वर्क नहीं कर रही है या ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्यों? इन दिस स्कीम व्हेनेवर सम पेजेस नीड टू बी लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी इन केसेस में अगर कुछ पेजेस को लोड होना है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए एंड द मेमोरी नॉट अवेलेबल फॉर दोस मेनी पेजेस, और मेमोरी तैयार नहीं है उन बाकी पेजेस को अपलोड करने के लिए, then in that case, इस केसेस में instead of stopping the pages from the entering in the main memory, उस केस में हम उन पेजेस को मेन मेमोरी में एंटर करते हैं, इसे रोक देते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च फॉर द रैम एरिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रैम का बाकी फ्री स्पेस ऑफ एरिया सर्च करता है दैट आर लीस्ट यूज्ड इन द रिसेंट टाइम, जो कम से कम यूज किया गया हो उस टाइम पे, और दैट आर नॉट रिप्लेस्ड एंड कॉपी दैट इनटू द सेकेंडरी मेमोरी to make the space for the new। उस केस में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे एक लैपटॉप में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स को असाइन कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन प्रोजेक्ट्स को असाइन करने के लिए अपने लैपटॉप से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अटैच करूंगा और अपनी चीजों को वहां पे स्टोर कर दूंगा। इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ये चेक किया कि मेरे सिस्टम में कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और कितने केबी या कितने एमबी या कितने जीबी का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करते हो कि जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उतना प्रोसेस ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, दैट मीन्स की मेमोरी अवेलेबल है। अगर रेस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है या वो पेजेस मेन मेमोरी में स्टोर नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी मेमोरी में, जिससे हमारा काम भी चलता रहे और सीपीयू के यूटिलाइजेशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी ना आए। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन या एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। जो फिगर मैंने समझाया था उसी को थ्योरी के रूप में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, एक P1 है और एक P2 है, contains 4 pages each, दोनों के पास 4 पेजेस हैं। Each page size is 1 KB, हर पेज का साइज 1 KB है। The main memory contains 8 frame of 1 KB each, तो मेन मेमोरी क्या करेगी, 8 फ्रेम 1 KB के साइज में ग्रैब करेगी या फेच करेगी, यानी मेन मेमोरी दोनों प्रोसेस को मिला के 8 KB अपने अंदर लेगी या उसको फेच करेगी, तो हर फ्रेम्स 1 KB के हिसाब से काम करेगा। The operating system resides in the first 2 partition, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड क्या करे, पहले 2 पार्टीशन को, in the third partition first page of P1 is stored and the other frames are also known as filled with the different pages of process in the main memory।
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले तो पार्टीशन को सबसे पहले फेच कर लेगा और इन केस अगर कोई वैल्यू मेमोरी बचती है तो उसके दूसरे प्रोसेस में उसको ट्रांसफर कर देगा। The page table of both the pages of 1 KB size each and therefore they can be fit in one frame each. The page table of both the process contains various information that is also known as the image. यानी हम जब पेजेस को पर फ्रेम में 1 KB के साइज में स्टोर करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जब हमारा पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा दैट मींस कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी मेन मेमोरी में एज अ स्टेबल हो चुकी है। The CPU contains a register. CPU क्या करेगा, एक रजिस्टर कंटेन करेगा which contain the base address of page table. यानी जिस पेज टेबल का, पेज टेबल क्या हुआ, P1 और P2, ये दो पेज टेबल हैं क्योंकि इनमें 4-4 पेजेस हैं, तो ये पेज टेबल होंगे। इन चारों पेजेस को या 8 पेजेस को मेन मेमोरी में ट्रांसफर करेगा। तो CPU एज अ रजिस्टर बेस एड्रेस असाइन करेगा कि उसने पेज P1 की वैल्यू P5 असाइन कर दी है और P2 की वैल्यू एज अ 7 असाइन कर दी है। सो दिस पेज टेबल बेस एड्रेस will be added to the page number of the logical address when it comes to accessing the actual corresponding entry. यानी CPU इन पेज टेबल बेस एड्रेस को एज अ पेज नंबर लॉजिकल एड्रेस में असाइन कर देगा जिसकी हेल्प से हमारी मेमोरी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज्ड। यानी अगर हम कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो टास्क हमारा कम समय में हो रहा है तो यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि उतने टाइम पे हम लोग दूसरा टास्क भी असाइन कर लें। दैट मींस कि हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। यूजर कैन रन लार्ज एप्लीकेशन विद लेस रियल टाइम। यानी यूजर बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को छोटे से छोटे रियल टाइम एप्लीकेशन या छोटे छोटे रैम प्रोसेस में इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। देयर इज नो नीड टू बाई मोर रैम, मोर मेमोरी रैम। यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी रैम की नीड नहीं होती है। डिसएडवांटेज, द सिस्टम बिकम्स स्लोअर सिंस स्वैपिंग टेक्स टाइम। अगर आप स्वैपिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम अपना प्रोसेस स्लो कर सकता है। इट टेक्स मोर टाइम इन स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशन। ये दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। यानी एक प्रोसेस दूसरे में एग्जीक्यूट हो रहा है या दूसरा प्रोसेस पहले में एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस केसेस में प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है। द यूजर विल हैव द लेसर हार्ड डिस्क स्पेस फॉर इट्स यूज। यानी यूजर को अगर मेमोरी में अच्छा खासा मेमोरी ऑफ टाइम या मेमोरी ऑफ टास्क मिल रहा है तो उस केस में आपको सेकेंडरी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी की नीड नहीं होगी या नाम मत की होगी अगर आपको मेन मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा पेजेस मिल रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा फ्रेम्स मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? सेक्शन ई, यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके क्लास, ये बताओ डिमांड पेजिंग क्या होता है? पेजिंग पढ़ा सभी ने? सर डिमांड पेजिंग हेडिंग से तो ये समझ में आ रहा है कि जितने पेजेस की अगर डिमांड होगी उतने ही पेजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा पेजेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक। सर मीन्स की फ्यू पेजेस ही प्रेजेंट होंगे किसी टाइम पर अगर जो मेन मेमोरी में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, और बताते रहो, इतने लोग अवेलेबल हो, मुझे आंसर चाहिए सभी। और कोई? सर इससे डिमांड पेजिंग में जितनी मेमोरी का यूज होगा उतना ही डिमांड किया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो मेमोरी स्पेस भी बच जाएगा हमारा। ठीक है, और
सर मतलब ये भी बताना टफ था कि किस पेज को हम लोग मेन मेमोरी में रखें, किसको सेकेंडरी मेमोरी में रखें। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग ने डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, और कोई आंसर देगा? क्या कुछ ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग सब सो रहे हैं? एक्चुअली सर डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी सिस्टम का ऐसा सिस्टम होता है, जितने भी हम लोग पेज की डिमांड करते हैं उतनी ही डिमांड हम लोग की डिस्क स्पेस से फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफ़र की जाती है, और उसमें पहले से कोई भी पेज नहीं होता है। जब हम लोग डिमांड करते हैं उसके बाद ही उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ आंसर सही हैं जितने लोगों ने बताए हैं, और जितने लोग सो रहे हैं वो सोच रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, अगर मैं वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट की बात करूं, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सम प्रोसेस, अगर कुछ प्रोसेस इन ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं या रेडी प्रोसेस स्टेट में है, ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस नीड्स टू बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, यानी उतने ही प्रोसेस के पार्ट्स प्रेजेंट होंगे मेन मेमोरी में, which means that only a few pages will only be present in the main memory at the time, यानी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी उतने ही पेजेस अवेलेबल किए जाएंगे मेन मेमोरी में। However, deciding which pages need to be kept in the main memory and which need to be kept in the secondary memory is going to be difficult, because we cannot say in advance that a process will require a particular pages at the particular time. हम ये पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि मेन मेमोरी में कितने डॉक्यूमेंट्स की या कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, या सेकेंडरी मेमोरी में कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है, ये हम पहले से नहीं बता सकते। Therefore, to overcome this problem, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए there is a concept called demand paging is introduced। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्यों लाए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। It suggests keeping all pages to the frames in the secondary memory until they are required. In other words, it say that do not load any pages in the main memory until it is required. यानी जितने भी पेजेस हैं उन सभी को फ्रेम के फॉर्म में आप सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर कर दीजिए, और जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक उनको वहां से फेच मत कीजिए। दैट मींस कि सारे पेजेस फ्रेम के रूप में सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे, और जब मेन मेमोरी को रिक्वायरमेंट होगी तब वो अपने अकॉर्डिंग वो उसको वहां से फेच करेगा। Whenever any page is referred for the first time in the main memory, then that page will be found in the secondary memory. अगर कोई पेज पहली बार मेन मेमोरी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मींस उसका बैकअप पोर्शन या कॉन्सेप्ट सेकेंडरी स्टोरेज से ही या सेकेंडरी मेमोरी से ही आया है। After that, it may or may not be present in the main memory depending upon the page replacement algorithm, which will be covered later in this tutorial. यानी हम जो चीज प्रेजेंट या नहीं मे या मे नॉट भी, यानी जो कॉन्सेप्ट मेन मेमोरी पे डिपेंडेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से आया है, जो आने वाले कंटेंट में हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डिमांड पेजिंग क्या होता है, कि हमें नहीं पता कि कितने पेजेस को हमको मेन मेमोरी में रखना है और कितनों को सेकेंडरी मेमोरी में रखना है, हम पहले से इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हम लोग डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिससे हम सारे पेजेस को एज अ फ्रेम सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, और जब रिक्वायरमेंट होगी मेन मेमोरी को तब हम वहां से वन बाय वन करके फेच करते रहेंगे जितनी उसको वैल्यू की नीड होगी। इज दैट क्लियर? Section E, is that clear? Yes sir. Okay. Page fault क्या होता है? पेज फॉल्ट में सर पेज मिस हो जाता है, और उसका जो मिस कॉन्सेप्ट होता है मेन मेमोरी का, उसमें पेज मिस हो जाता है, इसकी वजह से पेज फॉल्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से पेज फॉल्ट का?
वजह से आया था सर। बिल्कुल, अनुराग का आंसर बिल्कुल सही है कि मेन मेमोरी में कोई पेज मिस हो जाता है, इस वजह से पेज फॉल्ट होता है। अब ये पेज फॉल्ट आया कहाँ से या मिस क्यों हुआ? अभी हमने डिमांड पेजिंग में क्या पढ़ा कि हम लोग अपना सारे पेजेस को एज अ फ्रेम सेकेंडरी स्टोरेज में रख देते हैं बैकअप के रूप में। तो जब हमें मेन मेमोरी में रिक्वायरमेंट होती है तब उसको वहां से पिक करते हैं। तो पेज फॉल्ट कब होता है? जब आपने मेन मेमोरी में किसी पेज को उठाया हो काम करने के लिए या उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस केसेस में वो पेज कहीं मिस हो गया हो या चलते चलते रुक गया हो या कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंट आ गया हो या कुछ भी दिक्कत आ गई हो, उस केस में पेज फॉल्ट हो जाता है। अब इस पेज फॉल्ट को दूर करने के लिए सीपीयू ने कॉन्सेप्ट क्या किया है कि हम लोग इस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से दोबारा उठाएंगे और नंबर ऑफ पेजेस को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी और उसके बाद अपने हम कॉन्सेप्ट को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी अगर मैं डिमांड पेजिंग के ही कॉन्सेप्ट को लेके चलूं कि आपने सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कोई कंटेंट उठाया हो और आप काम कर रहे हो, इन केस मेन मेमोरी में वो कंटेंट आपसे मिस हो गया हो, तो आपको वो क्या कहलाएगा? वो एज अ पेज फॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि आप टास्क तो मेन मेमोरी में कर रहे हो और बैकअप इसका सेकेंडरी मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में आप टास्क करते करते वहां पे अगर कोई पेज मिस हो गया या पेज फॉल्ट आ गई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीपीयू ने सेकेंडरी स्टोरेज एज अ बैकअप के रूप में रखा है, जहां से आप दोबारा उस पेजेस को या नंबर ऑफ पेजेस को एक्सेस कर सकते हो और अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ओके, किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, सेक्शन ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसका क्वेश्चन 110% आपको पेपर में मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये आपका इनिशियल फेज है एल्गोरिथम का और इसमें 3 कॉन्सेप्ट को यूज किए जाएंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, जिसमें से कोई भी 2 कॉन्सेप्ट आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा। पहली तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अकेला नहीं आएगा, साथ में किसी एक टॉपिक को लेके आएगा। चाहे तो वो स्वैपिंग को लेके आ सकता है या कॉन्टिजियस मेमोरी को लेके आ सकता है या पेज फॉल्ट को लेके आ सकता है या आपका डिमांड पेजिंग को ला सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये पेपर में जरूर आएगा और ये आपको आना चाहिए। ओके, रेडी? स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? In an operating system that uses paging for memory management, a page replacement algorithm is needed to decide which page needs to be replaced when new page comes in. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की नीड क्या होती है? भाई पेजिंग से क्या होता है? आप पेजेस को ट्रांसफर कर रहे हो, आप पेजेस को ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पेज कितने पेज भर चुके हैं या किस पेज को चेंज करना है, किसकी नई रिक्वायरमेंट है या किसको अपडेट करना, ये कौन करेगा? ये इसका कॉन्सेप्ट दूर करेगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यानी आपने अपने ब्लॉक ऑफ मेमोरी में कितनी मेमोरी फिल कर दी है, कितनी बची हुई है और किस मेमोरी को पहले आपको हटाना है, पहले आपको सबमिट करना है, इस सारा कॉन्सेप्ट दूर करता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जो उठाया गया है पेजिंग से। पेज फॉल्ट क्या लिखा हुआ इसमें भी? A page fault happens when a running programs access a memory page that is mapped into a virtual address space but not loaded in physical memory. यानी पेज फॉल्ट उस कंडीशन में होगा जिस टाइम रनिंग प्रोग्राम एक्सेस किया जा रहा है मेमोरी पेजेस से और मैप किया किसने रोल आउट एड्रेस स्पेस में, मगर वो फिजिकल मेमोरी में ऐड नहीं है। यानी वर्चुअल तो वो आपके असाइन है बट फिजिकली वो असाइन नहीं किया गया। उस कंडीशन पे पेज फॉल्ट हो सकता है जब वो एज अ रनिंग प्रोसेस में, सिंस एक्चुअल फिजिकल मेमोरी इज मच स्मॉलर देन वर्चुअल मेमोरी। यानी रियल टाइम में फिजिकल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी से बहुत छोटी होती है, पेज फॉल्ट तभी होगा। In case of page fault, operating system might have to replace one of the existing pages with the newly needed pages. Different page replacement algorithms suggest different way to decide which page to replace. The target for all algorithms is to reduce the number of page fault. यानी during execution page fault ना हो
इसलिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग पहले ही ये कर देते हैं कि किस पेज को हमें चेंज करना है, किस पेज को चेंज नहीं करना है, जिससे हमारा प्रोसेस में पेज फॉल्ट ना हो, यानी पेजिंग के टाइम पे पेज फॉल्ट ना हो। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग पहले से ही रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और मेरा प्रोसेस पूरा टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में रिप्लेसमेंट करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट आए हैं। द फर्स्ट वन इज FIFO, सेकेंड वन इज ऑप्टिमल एंड द थर्ड वन इज लीस्ट, या सेकेंड आप लीस्ट बोल दो LRU, एंड द थर्ड वन इज ऑप्टिकल, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे FIFO। You all, everyone knows FIFO means first in first out। Okay, good। चलो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का बहुत ही सिंपल पार्ट है, क्योंकि पहला पार्ट है इनिशियल पार्ट है, तो बहुत ही सिंपल पार्ट कहलाता है। In this algorithm, the operating system keep tracks of all pages in the memory in a queue। यानी इस एल्गोरिथम की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम सारे पेजेस जो मेमोरी में एक क्यू के फॉर्म में है उसको ट्रैकिंग करता है। द ओल्डेस्ट पेज इज इन द फ्रंट ऑफ द क्यू, यानी जितने पुराने पेज होंगे वो क्यू में सबसे सामने होंगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। When a page needs to be replaced, page in the front of the queue is selected for removal। अगर पेज रिप्लेस की नीड होगी तो हम लोग उसको सामने से ही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि FIFO क्या कह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अगर मुझे नीड होगी कि किस पेज को मुझे बाहर निकालना है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, किसको अपडेट करना है मैं उसको अपडेट भी कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कंसीडर पेज रिफ्रेशिंग स्ट्रिंग 1303563 with 3 page frames। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। आपके सामने 7 डिजिट की स्ट्रिंग दी गई है और आपको टोटल 3 पेज फ्रेम दिए गए, हर पेज में 3-3 फ्रेम है। तो आपको टोटल पेज फॉल्ट निकालनी है कि टोटल पेज फॉल्ट कितनी हो। ठीक है, अब 7 स्ट्रिंग है तो 7 बार में एग्जीक्यूट होगा और 3-3 पेज फ्रेम दिए गए हैं। आप देखो कैसे करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। सेक्शन ई एवरीवन? ओके, देखो पेज रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, 1303563। तो सबसे पहले हमने पहला फ्रेम बनाया जिसमें 3 फ्रेम है, तो हमने सबसे पहले फ्रेम में बेस में क्या लिखा, 1 लिखा, क्योंकि यहीं से वैल्यू फिल होगी। पहले फ्रेम में 1 लिख दिया। ठीक, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हमने देखा 3 है, फिल कर सकते हैं, हमने 3 लिखा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, देखा 0 आ सकता है, मैंने 0 लिखा। अब यहाँ पे तीनों फ्रेम्स मेरे फुल हो गए, यानी पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 0, तीनों फ्रेम्स फुल हो गए। ठीक, अब यहाँ पे मिस क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 3 फ्रेम खाली थे और तीनों फ्रेम में मैंने तीनों रेफरेंस आईडीज भर दी, तो यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं हुई है। जैसे ही हम 4th पोजीशन पे आएंगे, हमने देख रहे हैं मेरे पास 0, 3, 1 तीनों वैल्यू फिल है और नया फ्रेम्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे पेज हिट हुआ, क्योंकि हमको 3 फिल करना है और यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेज हिट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, जैसे नेक्स्ट पे आएंगे तो क्या देखेंगे कि 0, 3, 5। कैसे, क्योंकि सबसे पुराना पेज कौन सा था, 1 था, तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 5 से, तो नया क्या हो गया, 0, 3, 5। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 का आएगा, फिर देखेंगे उससे पुराना कौन था, उसके बाद कौन पुराना आया, उसके बाद 3 आया, तो 3 को रिप्लेस कर देंगे 6 को। फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर 3, फिर देखेंगे सबसे पुराना कौन था, 0 था, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। तो टोटल देखा जाए कि पेज फॉल्ट कितने हुए, तो पेज फॉल्ट हमारी टोटल होती है 6। टोटल पेज फॉल्ट हमारी 6 हो रही है, क्योंकि हमारे 6 जगह पेज फॉल्ट हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th, 6th, 7th।
ये हमारी टोटल पेज फॉल्ट हो रही, और पेज हिट किस जगह गया? 4th पोजीशन पे, यानी एक ही जगह हमारा पेज हिट हो रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपने लिख दिया हुआ है, यानी इनिशियली ऑल द स्लॉट्स आर एम्प्टी, so when 130 came they are allocated the empty slots 3 place slot, यानी सबसे पहले खाली स्लॉट्स में आपने 130 फिल कर दिया। when 3 comes, जब 3 आएगा, it is already in the memory, so 0 पेज फॉल्ट, यानी वो पहले से ही मेमोरी में है, तो यहाँ पे 0 पेज फॉल्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 5 आया, 6 आया, 0 आया, यानी इतने तरीके से आपने जब वैल्यूज को फिल करते गए तो उस कंडीशन पे आपके जैसे वैल्यू रिप्लेस होगी तो उतने पेज फॉल्ट होंगे और उतने पेज हिट होंगे। तो पेज फॉल्ट कितने हुए? 6 हुए, और पेज हिट बोला जाएगा तो पेज हिट एक ही हुआ, क्योंकि एक ही हिट पे एक ही जगह पे पेज हिट हो रहा है। 4th पोजीशन पे पेज फॉल्ट 6 पोजीशन पे हो रहा है, यानी 1 2 3 एंड 5 6 7। इज दैट क्लियर? यस सर। सेक्शन ई, यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। आपका टास्क ये है, आपको यहां तक आज पढ़ के आना है, जिससे कल के लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। हम ज्यादा आज भी इसके क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, कल तक हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखने नहीं है इससे सर, बेटा नोट्स नहीं है इससे। बेटा देंगे। नोट्स नहीं गूगल क्लासरूम पे हैं। बोलने दोगे मुझे? श्याम, मैंने आपको गूगल क्लासरूम में इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला लिखो, मगर मैं इतना बोल रहा हूं कि पढ़ो, क्योंकि मैं जब चाहूंगा जिससे पूछ सकता हूं, होगा मुझे आंसर नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा फिर, क्योंकि मैं लिखने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। मैं नोट्स को क्लासरूम में दे रहा हूं, आपको सिर्फ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उनके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करने हैं, और जब मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूं मुझे उसका आंसर चाहिए। थ्योरी आपके जबान में होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, मैं अटेंडेंस